नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। एक बार फिर से अपन चर्चा करेंगे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की ईबीएस की जो पेडागोजी है उस पर बात करेंगे। उस पर आज देखेंगे अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। एक 15 नंबर का एक अभ्यास प्रश्न रहेगा, 15 प्रश्न रहेंगे जिसमें से, और टॉपिक जो रहेगा अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु गतिविधियाँ और प्रविधियाँ। इसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में। इसका जो अभ्यास प्रश्न है, पिछले साल में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी के सभी प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 प्रश्न यदि आप करते हैं तो 15 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप एक बार कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। एक शिक्षक है जो कि चाहता है कि उसके बालकों में जो है खोज से संबंधित दक्षता है, उसकी जो विकास है वो विकसित हो, तो उसके लिए क्या चुनाव करेगा। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हों, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो। ऐसी पाठ्य वस्तु, किस प्रकार की पाठ्य वस्तु का चयन करेगा जो कि आपको जो छात्र हैं उसके मन में जो है खोज से संबंधित जो क्षमता है उसका विकास करेगा, उस प्रकार की दक्षता का विकास करेगा। तो उसके लिए करेगा क्या करेगा शिक्षक, ऐसी पाठ्य वस्तु का चुनाव करेगा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा डी, इसका चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है। जो विधियां होती हैं, आपने विधियां देखी हैं पर्यावरण शिक्षण की, उसमें कुछ नियम होते हैं। विशिष्ट से सामान्य नियम होता है एक, वो जो नियम होता है वो किस विधि में प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि में, स्वशोध विधि में, या फिर संश्लेषण विधि में, या फिर आगमन विधि में। तो जब दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की बात है, जब सूत्र मैंने आगमन और निगमन के बारे में बताया था तो क्या बताया था कि जो सूक्ष्म होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है। सूक्ष्म सूत्र क्या होता है, सूक्ष्म होता है। और जो उदाहरण होता है वो स्थूल होता है। और ज्ञात क्या होता है, आपको ज्ञात जो होता है, उदाहरण ज्ञात होता है लेकिन सूत्र ज्ञात नहीं होता, तो आपको ज्ञात करना पड़ता है। वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब विशिष्ट से समान, सबसे पहले विशिष्ट चीज बताया जाएगी, उसके बाद में उसको सामान्य कर दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है आपको किसी चीज का, तो उदाहरण के माध्यम से आपको उसका जो सूत्र होता है बिल्कुल छोटा सा सूत्र निकाला, मतलब सामान्य सी बात हो जाए तो सूत्र बिल्कुल छोटा सा होता है, सामान्य सा होता है, लेकिन उसका जो उदाहरण होता है विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि में प्रयोग होता है, जो सूत्र सिद्धांत जो लागू होता है वो होता है आगमन विधि में। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, आगमन विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा, एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। एक शिक्षक है जो कि अपने स्टूडेंटों से गर्मियों की छुट्टी में भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी, या फिर जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार हैं, या फिर वह अपना समय बिता रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जरूरी होता है कि जो उनकी जो अनुभव होता है वो बांटने के लिए होता है। वो अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना है। जितने भी उपागम दिए हैं सभी का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर कोई एक है जिसको छोड़ना है, बाकी सब पर्यावरण शिक्षण के लिए लागू होते हैं। जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं। मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, या फिर अमूर्त से मूर्त। 3 इसमें पॉजिटिव है, एक निगेटिव है जो कि आपको अलग करना है। तो इसमें केवल 2, केवल 4, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर 2 और 3 4, 2 और 3। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपको बहुत आसानी से करने होते हैं कि आपको देखना होता है पॉजिटिव चीज़ क्या है। मूर्त से अमूर्त, आपको मैंने बताया कि मूर्त जो सबसे पहले यदि बालक को यदि किसी वस्तु के बारे में बताना तो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखानी पड़ती है। उसके बाद वही तो होता है मूर्त, मतलब जो सामने हो। ठीक है। अमूर्त का मतलब होता है जो सामने ना उपस्थित, तो मतलब तार्किक रूप से सोचना है। तो सबसे पहले मूर्त जो प्रत्यक्ष दिखाया जाएगा, उसके बाद तार्किक। सरल से कठिन, सबसे पहले सरल सिखाओगे, उसके बाद कठिन सिखाओगे। स्थानीय से वैसे, सबसे पहले आप नज़दीक के स्थान पर आपके जो घर में वातावरण है, जो स्कूल में है, समाज में है, इसके बारे में बताओगे। इसके बाद में वैश्विक स्तर पर बताओगे। तो ये 3 तो सही है, लेकिन चौथा जो है अमूर्त से मूर्त, सबसे पहले आप बालक को सोचना सिखाओगे, इसके बाद में वस्तुओं को पहचानना सिखाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। सबसे पहले वस्तुओं को पहचानना, इसके बाद में वस्तुओं के बारे में सोचना। तो केवल चौथा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। कौन सा दूसरा, दूसरे में दिया है केवल चौथा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका पालन नहीं करता। जो भी गतिविधियां हैं या फिर बालक का विकास जैसे होता है उसके हिसाब से अमूर्त से मूर्त नहीं होता, मूर्त से अमूर्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छा दत्तकार 2013 में जो प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट जुलाई में, जे अच्छे दत्तकार के बारे में बताया, उसकी विशेषताएं बताई, उसके गुण भी बताए, उसके दोष भी बताए हैं। एक अच्छा दत्तकार जो होता है उसकी विशेषता के हिसाब से पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना चाहिए, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। दोस्तों, अपन को ये नहीं करना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना है, ना ही समय का बेहतर उपयोग करना है, ना ही उसको दोहराना है पाठ को। क्या करना है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना मुख्य रूप से दत्तकार का एक उद्देश्य होता है और एक अच्छे दत्तकार की विशेषता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों के निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। एक शिक्षक है जो कि बताता है कि हमें खाना खाना चाहिए, उसके बारे में कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ कथन हैं, दे रहा है, वो किस संबंध में दे रहा है, उसके लिए क्या प्रकरण सही होगा, उसकी जो व्यवस्था करने का तरीका है वो क्यों कर रहा है। सीटेट जुलाई में पूछा जा चुका है प्रश्न। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना चाहिए, किस प्रकार से कर सकता है। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो दोस्तों, किस प्रकार से इसका उत्तर होगा, यदि आपको किसी बालक को ये बताना है कि जो भोजन हम खाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर क्या पोषक तत्व होते हैं, इस प्रकार की अवधारणा आपको समझाना है, तो क्या करेंगे आप उसके लिए विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोत, जो भी संभावित स्रोत हैं उसके संबंध में जानकारी एकत्र करना। ये मुख्य रूप से कार्य होता है टीचर का कि छात्रों को स्वयं करने के लिए दी जाए। छात्र जो शिक्षक होता है वो अधिक ना बताए, छात्रों को अधिक अवसर दिया, तो संभावित जो स्रोत होते हैं उससे संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा इसका सही हो जाएगा प्रश्न की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर की बात की गई है, बिहार टेट जून में 2011 में पूछा जा चुका है, और जितने के जितने प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न क्या है, पूछे जा चुके हैं, पहले ही पूछे जा चुके हैं। सीटेट तो पूछे ही जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावशाली विधि कौन सी रहेगी, योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्या विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो दोस्तों, व्याख्या विधि तो कतई मत करना, क्योंकि व्याख्या विधि जो मोस्टली आप सब जानते हैं कि महाविद्यालय स्तर पर बहुत अच्छी होती है, और योजना विधि और वाद विवाद विधि कब होती है, माध्यमिक स्तर के लिए बहुत अच्छी विधि होती है। कहानी विधि जो होती है प्राथमिक स्तर के लिए सही होती है। क्यों होती है, क्योंकि बालक जो होते हैं उनको कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो यह विधि बहुत अच्छी होती है प्राथमिक स्तर के लिए। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। जब आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं उसमें एक कार्य करवाते हैं, क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाते हैं छात्रों को, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे लेके आते हैं या फिर कोई पार्क लेके जाते हैं, कोई गार्डन या फिर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस प्रकार से आप उनको पिकनिक मनाने के लिए लेके जाते हैं या फिर मनोरंजन के लिए लेके जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, या फिर सहकारी योजना का निर्वाह करते हैं। मतलब जो सरकार ने कह दिया कि राष्ट्र में भ्रमण करवाना है आपको छात्रों को, तो उस योजना का निर्वाह करते, मतलब में आप पालन कर रहे हैं शासन के नियमों का बस। तो इसमें क्या है कि जो प्रश्न है उसका भ्रमण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य सरकारी जो योजना है उसका उद्देश्य निर्वहन नहीं करना है, ना कि पिकनिक मनाना, ना कि मनोरंजन करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव। यदि आप भ्रमण पर लेके जाएंगे छात्रों को तो वो स्वयं पेड़ पौधों को देख पाएंगे, जलाशयों को देख पाएंगे, जीव जंतुओं को देख पाएंगे, तो क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। यदि आप पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं छात्रों को तो क्या आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पौधों का अवलोकन आवश्यक है, श्यामपट्ट आवश्यक है, या पौधों का चित्र आवश्यक है। थोड़े बहुत लोगों का ऑप्शन जाएगा कि चित्र आवश्यक है, लेकिन ये चित्र नहीं होता है। यदि आपको पेड़ पौधों के भागों का करवाना है, शिक्षण करवाना है, तो आप क्या करिए, पेड़ पौधों के अवलोकन करवाइए। कोई सा ही पेड़ पौधा ले लीजिए, यदि आप छोटे छोटे गार्डन होते हैं स्कूल के
पास भी बगीचा होता है स्कूल में, यदि प्रांगण में लगाया हुआ है तो कोई भी पेड़ है उसमें बता सकते हैं कि जो जड़ होता है, जो तना होता है, जो पत्ती होता है, तो पौधों का क्या करना, अवलोकन करवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। एक विधि है जो कि खाली स्थान में भरनी है, वो नहीं है, बाकी सब क्या है, विधियां हैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की। कौन सी है, खाली स्थान के अलावा मतलब उसके अलावा, सहयोगात्मक अध्ययन, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। तो सबकी सब विधियां हैं, क्या है, विधियां हैं सबकी सब। कौन सी इसमें से विधि नहीं है जो कि आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा होना चाहिए वो कौन सा होगा, तीसरा होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से कुछ नहीं होता, जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जरूरी होता है सहयोगात्मक अधिगम अपनाएं। निर्देशित खोज मतलब छात्रों को निर्देश दें कि इसके बारे में कुछ कार्य करके दिखाएं। समस्या समाधान, कोई समस्या है तो उसका समाधान करें। तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री कौन थे। दोस्तों इसके बारे में मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने के लिए। यदि कोई खेल खेलता है तो आपको क्या कहना, वेल 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 वेल, बहुत अच्छा खेला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेल तो दिखा ही नहीं है। लेकिन क्या है, यदि कोई खाना भी अच्छा बनाता तो उसको भी बोलते हैं क्या है, कि बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, वेल वेल वेल। वो बैल मतलब क्या, अच्छा ही होता है बैल, मतलब वो वाला बैल नहीं जो मारता है, या फिर वो वाला बैल नहीं जो टेन 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 घंटी बजती है। ये बैल मतलब होता है अच्छा, ऑल इज वेल वाला बैल है, ठीक है। तो हेनरी कुक बेल, या फिर जेम्स कुक, या फिर स्पेंसर कुक, या फिर लिंडन। तो दोस्तों खेल विधि के जो प्रतिपादक या फिर जनक कहे जाते हैं वो हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं, हेनरी कॉल्डवेल। तो आपको याद रखना है कि हेनरी नाम का एक खिलाड़ी है जो कि बहुत अच्छा खेलता है। क्या खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। हेनरी नाम का एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा खेलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं, वेल प्लेयर, ठीक है। तो हेनरी किसको बोलते हैं, हेनरी को। अब आपको याद रहेगी जी विधि, अब नहीं भूल सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं। आपको देखना है सुमेलित नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक प्रकार से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए, खेल विधि से बालकों में आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती, मतलब बढ़ती है। आपको मैंने बताई हैं खेल विधि की विशेषताएं भी बताई हैं, उसके दोष भी बताए। शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तक विधि प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है, क्या सही है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली द्वारा बालकों में तर्क शक्ति की क्षमता बढ़ती है, या फिर वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तक विधि के अलावा अन्य जो विधियां हैं उसके विधियों का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। तो इसके सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर देखना है आपको कि जो हैं कुछ तो सही है लेकिन जो सुमेलित नहीं, मतलब जो सही नहीं है वो आपको छांटना है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक प्रणाली द्वारा बालकों में तर्क शक्ति की क्षमता का विकास बढ़ता है। देखो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बहुत कम बढ़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़ता है, लेकिन इन ऑप्शनों की अपेक्षा बहुत कम बढ़ता है। तर्क शक्ति का विकास कहाँ पर बढ़ता है, खेल विधि में बढ़ता है, खेल के माध्यम से। और भी जो भी समय होता है खेल तथ्य कार्य के माध्यम से या फिर परियोजना कार्य के माध्यम से, टोली शिक्षण की बात करें, समूह शिक्षण की बात करें, तो वहाँ पर तर्क शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली से नहीं होता है। होता है नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इन ऑप्शन की अपेक्षा नहीं होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं आपको तो ऑप्शन देखने होते हैं कि उससे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन से तुलना करनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका खेल विधि से आत्मविश्वास का विकास होता है, स्वाभाविक सी बात है। पाठ्य पुस्तक विधि प्राचीन काल से रही है, ये भी पता है आप सबको। यहाँ पर वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तक के अलावा कई और विधियां हैं जो कि तेजी से प्रचलन में आई, जैसे खेल विधि है, मोंटेसरी है, ह्यूरिस्टिक विधि, बहुत सारी विधियां आई हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तीसरा होगा, जो कि इसके प्रश्न की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है। दोस्तों टोली शिक्षण के ऊपर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जो है टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है। यह विधि अधिक लचीली होती है। दोस्तों टोली शिक्षण के बारे में मैंने बताया, उसकी विशेषता बताई है कि यह विधि क्या होती है, लचीली होती है, स्वाभाविक सी बात है लचीली होती है। यह व्यक्तिगत दायित्व पर आधारित होती है, इसमें अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। टोली शिक्षण विधि सहभागिता पर आधारित होती है। दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है, जो पूछा है इसमें क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यह व्यक्तिगत दायित्व पर आधारित होती है। जबकि मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि ये टोली शिक्षण होती है वो सामूहिक दायित्व पर निर्भर करती है। कैसे, सामूहिक दायित्व पर आधारित होती है, फिर सामूहिक दायित्व पर निर्भर करती है, लचीली होती है, प्रभावशाली बनाती है, सहभागिता मतलब एक प्रकार से समूहीकरण है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना, उस पर आधारित है। जो क्या है, तीन ऑप्शन सही है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, गलत छांटना, उसकी विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है उसमें कितने मिनट की अवधि होती है? 12 मिनट की होती है, 24 मिनट की होती है, 36 मिनट की होती है, फिर 48 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है उसके 5 भाग होते हैं, जो कि आपको मैंने बताया है। आपको दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के बारे में मैंने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो होता है कुल 36 मिनट का होता है। पहला जो 6 मिनट होता है वो शिक्षण सत्र कहलाता है। प्रति पुष्टि सत्र जो होता है वो भी 6 मिनट का होता है। और पुनः योजना सत्र जो होता है वो 12 मिनट का होता है। पुनः शिक्षण सत्र जो होता है 6 मिनट का होता है। और पुनः प्रति पुष्टि सत्र जो होता है वो होता है कितने, 6 मिनट का। एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इन शब्दों को देकर के इनका क्रम पूछा जा सकता है। और दूसरा इस प्रकार से पूछा जाए तो इसका जो क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण होता है, उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण, उसके बाद में आलोचना होती है, उसके बाद में पुनः पाठ्य निर्माण होता है, उसके बाद में पुनः शिक्षण होता है और पुनः आलोचना होती है। इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। ये होता है कुल मिलाकर 36 मिनट का होता है। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? 36 मिनट की होती है। एक जो लास्ट प्रश्न है जो कि 15वां प्रश्न है इस अभ्यास प्रश्न का, उसमें आपको बताना है कि जो कि खोज विधि है, कौन सी खोज विधि, जिसको एक प्रकार से ह्यूरिस्टिक विधि कह लो, खोज विधि कह लो, या फिर अन्वेषण विधि, 3 विधि होती है। उसके जनक कौन है, उसकी खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन आपका है अरस्तु है। कौन सा है? अरस्तु। पहला ऑप्शन आपका अरस्तु है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका आर्मस्ट्रांग। दूसरा ऑप्शन कौन है? आर्मस्ट्रांग। अब आपको देखना है आर्मस्ट्रांग, आपका जो कौन सा ऑप्शन सही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला ऑप्शन अरस्तु है, दूसरा आर्मस्ट्रांग। खोज विधि के जनक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।